हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। कल हमने डेविस अपर्दन चक्र पढ़ा था। आज हम पेंस अपर्दन चक्र के बारे में जानेंगे। लेट्स बिगिन। दोस्तों, जो पेंस ने अपर्दन चक्र दिया उसे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। पेंस है वो डेविस से जो अपर्दन चक्र है या भौगोलिक चक्र है उसे पूरी तरह से नकारते हैं, उसे पूरी तरह से गलत बताते हैं। पेंस और डेविस के बीच में सबसे बड़ी जो विरोधाभास स्थिति आती है वो इस मुद्दे पर आती है कि डेविस का बोलना है कि जब स्थल रूप का उत्थान पूर्ण रूप से हो जाता है उसके बाद में इसका अपर्दन प्रारंभ होता है, जबकि पेंस द्वारा यह बताया जाता है कि स्थल रूप का जैसे जैसे उत्थान प्रारंभ होता है अपर्दन भी उसका उसी स्पीड से प्रारंभ होता है। और उत्थान की जो दर है, रेट ऑफ उत्थान, यानी कितनी तेजी से वह ऊपर उठ रहा है, और अपर्दन की जो दर है यानी कितनी तेजी से उसका कटाव हो रहा है, उन दोनों का जो अनुपात होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो ही एक स्थलाकृति बनेगी या मानी जाएगी। जैसे कोई स्थल खंड है, वह 15 मीटर का उसमें उत्थान होता है, और इस 15 मीटर के उत्थान के साथ साथ ही जो टोटल उत्थान हुआ साथ साथ ही इसमें अपर्दन होता है वो 5 मीटर का होता है। तो वर्तमान में जो ये स्थलाकृति है वो 10 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाएगी। तो इस अवस्था को, इस स्पीड का जो प्रतिफल है अपर्दन की दर का, ये और उत्थान की जो दर का अनुपात आएगा उसे ही भू आकृति कहा जाता है। ये बताया पेंस ने। जबकि डेविस का बोलता है पहले पूरा उत्थान होगा और फिर उसके बाद में उत्थान जब बंद हो जाएगा तब अपर्दन प्रारंभ होगा। जो पेंस ने बताया कि जो उत्थान प्रारंभ होने से पहले, जब उत्थान प्रारंभ नहीं हुआ है, उत्थान प्रारंभ होने से पहले जो स्थलीय रूप खंड है, जो समतल स्थलीय खंड है, उसे प्राइमारंप पेंस ने बताया। इतनी ही शब्दावली है प्राइमारंप जो पेंस ने दी। जब उत्थान प्रारंभ नहीं हुआ उससे पहले जो स्थल खंड है उसे प्राइमारंप बताया है। पेंस है, ये पूरा मॉडल जो पेंस ने दिया वो जर्मन भाषा में था। जर्मन भाषा में था, इसलिए पेंस ने अलग अलग अवस्थाओं के लिए जो शब्द लिया वो इंटी बतलुन शब्द का प्रयोग किया। इंटी बतलुन शब्द का प्रयोग पेंस ने अवस्थाओं के लिए किया है। अवस्था यानी स्थिति, स्टेजेज बताने के लिए। जैसे डेविस ने 3 अवस्थाएं बताई, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। उसी तरह पेंस ने भी 3 अवस्थाएं बताई, पर उनके लिए इसने इंटी बतलुन शब्द का प्रयोग किया है। पेंस द्वारा जो भूदृश्य है उसका विकास 3 अवस्थाओं में होता है, जिसे उसने इंटी बतलुन कहा है। ये 3 अवस्थाएं हैं: आफस्ती जिंडे इंटी बतलुन, ग्लित फार्मिंग इंटी बतलुन, आबस्ती जिंडे इंटी बतलुन। आफस्ती जिंडे, ग्लित फार्मिंग और आबस्ती जिंडे इंटी बतलुन। आफस्ती जिंडे इंटी बतलुन में पेंस का मानना है कि इसमें स्थल खंड है जो उसका तीव्र गति से विकास होता है। इसे प्रावस्था 1 में रखा गया, यानी यहाँ पर बढ़ती दर से स्थल खंड का उत्थान होगा। इस अवस्था में आफस्ती जिंडे इंटी बतलुन में अपर्दन है वो कम होगा और उत्थान है वो ज्यादा होगा। तो तभी तो बढ़ती दर से स्थल खंड का उत्थान पाया जाएगा। उत्थान जैसे 15 मीटर हुआ और अपर्दन है 5 मीटर, तो 10 मीटर उत्थान हो गया। फिर इस अवस्था में उत्थान है वो बढ़ती दर से होगा। ग्लित फार्मिंग इंटी बतलुन में समान दर से विकास होता है, यानी जितना अपर्दन हो रहा है उतना ही उत्थान भी हो रहा है। विकास है वो समान अवस्था में रहता है। इसे प्रावस्था बी में बांटा गया है, यानी उत्थान और अपर्दन दोनों ही स्थिर रहते हैं।
जबकि आबस्ती जिंडे इंटी बतलुन है उसमें घटती दर से विश्वास होता है, घटती दर रहती यानी उत्थान है वो कम है और अपर्दन है वो ज्यादा है। जैसे उत्थान है वो 10 मीटर हो रहा है और अपर्दन है वो 15 मीटर हो रहा है, तो यानी 5 मीटर उसकी ऊंचाई कम हो रही है, वो घट रहा है। ये प्रावस्था सी में माना जाता है, यानी उत्थान का समापन इसमें हो जाता है, उत्थान कम हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये प्रावस्था 1 है, ये प्रावस्था 2 है, स्टेज 2, और ये 3 है। 1 आफस्ती जिंडे, ग्लिटफार्मिन सेकंड और आबस्ती जिंडे थर्ड। यानी फर्स्ट में आप देखोगे ये स्थलखंड है वो बढ़ रहा है, उसका उत्थान हो रहा है। सेकंड में ये धीरे धीरे पहले बढ़ा फिर स्थिर रहा, पहले बढ़ता है फिर स्थिर है और फिर वापस ये नीचे आने लगता है, और थर्ड में यह धीरे धीरे वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह उसने जो स्थल खंड का विकास है वो अलग अलग खंडों में बताया है। जब परंतु डेविस ने क्या बताया था, पहले उत्थान होगा फिर यहां से अपर्दन प्रारंभ होगा, तो ये युवावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इसमें जैसे ही स्थलखंड का उत्थान प्रारंभ होता है वैसे ही स्टेज 1 फिर 2 और 3 ऐसे इसने पैंथो ने बताया है। आप फस्ती जिंडे इंटी बतलू अवस्था वो अवस्था है जिसमें उत्थान तेजी से होता है और स्थलखंड अपना विकसित रूप प्राप्त करता है। ये वाली स्थिति आफस्ती जिंडे इंटी बतलुंग है, जिसमें उत्थान प्रारंभ होने से ही यह अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें उत्थान तेजी से होता है, आपको पता है, और अपर्दन उत्थान की तुलना में बहुत ही कम गति से होता है, जिस कारण यहां पर ऊंचाई बढ़ने के कारण ढाल का विकास होता है। और जब ढाल के सहारे जब ढाल प्राप्त होता है नदी को, तो उस समय लंबवत अपर्दन प्रारंभ होता है, जिससे गहरी घाटियां बनती है और उच्चावचों में वृद्धि होती है। गहरी घाटियां बनने, उच्चावचों में वृद्धि होने से एक सोपान प्रसार का स्थलाकृतियों का निर्माण होता है अलग अलग स्टेप्स में। और जब ये स्टेप्स वाइज जो सोपान अपर्दन से प्रसरण के कारण जो विकसित होते हैं, इन सोपानों को पैंफ ने है वो पिडमॉन्ट ट्रेपन कहा है। पिडमॉन्ट ट्रेपन, ये यहाँ पे नया शब्द आया है, पिडमॉन्ट ट्रेपन इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है वो है ग्लिटफार्मिन इंटी बतलुंग। इसमें पैंफ ने ये वाली अवस्था बताई है, जिसे पैंफ ने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें अपर्दन और उत्थान की जो दर होगी उसके आधार पर इसे 3 खंडों में विभाजित किया है। ए है, बी और सी, प्रावस्था ए, बी और सी में इसे विभाजित किया है। प्रावस्था ए में डेविस बताता है कि इसमें बढ़ती दर से उत्थान होता है, उत्थान इसमें समाप्त नहीं होता है। उत्थान की दर है जो बढ़ने की दर जो ए में थी, जो आफस्ती जिंडे इंटी बतलुन में थी, स्टेप 1 में थी, उससे कम हो जाती है, उससे कम होती है, बहुत धीमी गति से होती है उत्थान, परंतु फिर भी इस अवस्था में उत्थान प्रारंभ रहता है। प्रावस्था बी में पैंफ बताते हैं कि इस अवस्था में उत्थान और अपर्दन दोनों बराबर हो जाते हैं, संतुलन स्थापित हो जाता है, और यहां पर उसकी ऊंचाई है वो सीमित हो जाती है। सामान्य भाषा में समझे तो यानी स्थल खंड का विकास है वो रुक जाता है, जहां पर अपर्दन और उत्थान दोनों ही संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं। प्रावस्था सी है, प्रावस्था सी में उत्थान समाप्त हो जाता है और अपर्दन चालू हो जाता है। यानी ऐसे समझे कि उत्थान है उसकी जो स्पीड है वो कम रह जाती है और उत्थान है
अपर्दन है वो ज्यादा गति से होने लगता है और उत्थान से स्पीड कम हो जाती है, जिससे उसकी ऊंचाई है वो कम होने लग जाती है, ऊंचाई में कमी आने लग जाती है। परंतु यह इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इतना नहीं है कि वो ज्यादा तेजी से घटे। धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था प्रावस्था ए में, वैसे ही धीरे धीरे इसमें कमी आने लग जाती है। तो धीरे धीरे विकास से लेकर समान संतुलन और फिर वापस से धीमी गति से कमी आने की जो अवस्थाएं हैं वो प्रावस्था बी 2 में आएगी, ग्लिप फार्मिन में, जिसमें 3 है: धीमी गति से विकास, संतुलन और फिर धीमी गति से कमी आना। तो ये तीनों ग्लिप फार्मिन इंटीबक्लुन में आते हैं। लास्ट और थर्ड स्टेप है आबस्तीजिंडे इंटीबक्लुन। ये वाली अवस्था थर्ड स्टेप में आती है आबस्तीजिंडे इंटीबक्लुन में। जब स्थल खंड का अपर्दन ज्यादा होता है और उत्थान कम होता है, वो अवस्था आबस्तीजिंडे इंटीबक्लुन में आती है। जो फर्स्ट स्टेप थी उसमें उत्थान ज्यादा हो रहा था, अपर्दन कम हो रहा था, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, स्थलखंड बन रहा था। ये जस्ट अपोजिट होगा, इसमें उत्थान कम है, अपर्दन ज्यादा है, तो स्थलखंड धीरे धीरे घटता है और छोटा होता जाता है। तो इस अवस्था को आबस्तीजिंडे इंटीबक्लुन कहा जाता है। इसमें जब पहाड़ी नुमा 2 ढाल वाली आकृति बनती है तो उसे वास्तुजेंद्र कहा जाता है, वास्तुजेंद्र। और जब ढाल कम हो जाता है संप्राय मैदान से थोड़ा सा ऊपर, यानी ढाल बिल्कुल समाप्त होने से कगार पर हो, ये तो जैसे समतल हो गया और ये थोड़ा सा है पर ढाल समतल होने वाला है, उस अवस्था को कहा जाता है होल्डेन हेज या वास्लोप। इसमें जब वास्तुजेन से भी छोटी स्थलाकृति अवशेष बच जाता है, जिसे डेविस ने मोनोडनाफ कहा था, उसे पेंस इंसेलबर्ग कहते हैं। अब जो शंक्वाकार पर्वत जो बसता है लास्ट में, जिसे डेविस ने मोनोडनाफ कहा था पहले बताया, उसे इंसेलबर्ग बताया है पेंस ने। साथ ही जो संप्राय मैदान है, जो अंतिम अवस्था में संप्राय मैदान बसता है, उसे इंड्रम्प कहा है, जबकि डेविस उसे पेनी प्लेन कहते हैं संप्राय मैदान को। तो इसमें अंतर ध्यान रखना, पेनी प्लेन, इंड्रम्प, इंसेलबर्ग, मोनोडनाफ, ये दोनों एक ही चीजें, इंसेलबर्ग और मोनोडनाफ एक ही है, पेनी प्लेन और इंड्रम्प एक ही है, बस पेंस ने उसे इंसेलबर्ग कहा है, डेविस ने उसे मोनोडनाफ बोल दिया। पेंस ने इंड्रम्प कहा है, डेविस ने पेनी प्लेन बोल दिया, क्योंकि पेंस ने उसे जर्मन भाषा में दिया है, डेविस ने उसे इंग्लिश में दिया है। तो कंक्लूजन के रूप में हम बोल सकते हैं कि प्रथम अवस्था में उच्चावच बढ़ता है, द्वितीय अवस्था में स्थिर रहता है और अंतिम अवस्था में ह्रास, उसमें कमी आती है। दोस्तों, डेविस है वो अपर्दन चक्र का जनक है, जबकि पेंस है डेविस का विरोधी है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, डेविस का विरोधी माना जाता है पेंस, वान थ्यूनेन या 2-3 और ऑप्शन आ जाएंगे, तो पेंस का आंसर हो जाएगा। अपर्दन चक्र का जनक हो गया डेविस। आलोचनाएं हैं वो पेंस की है, तो ये जटिल है थोड़ा सा, और उत्थान और निम्नीकरण को समझना ज्यादा कठिन पड़ता है। जो जर्मन शब्द भाषा में यह है होने के कारण इसे और भी कठिनाइयां महसूस होती है। डेविस और पेंस के जो विचार है उनमें कुछ अंतर है जिसे हम पढ़ते हैं। पहला है, डेविस के अनुसार जब तक उत्थान नहीं होता है अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है, जबकि पेंस का मानना है कि उत्थान है और अपर्दन दोनों साथ साथ चलते हैं। उत्थान है वो कभी भी अपर्दन है वो कभी भी उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता है कि जब उत्थान समाप्त होगा तभी अपर्दन प्रारंभ करना है। डेविस ने उत्थान की दर है वो ज्यादा मानी है,
पेंस ने है वो उत्थान की दर 3 अवस्थाओं माना है, तीव्र, समान और धीमी गति से। डेविस ने तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था में इसे बांटा है। पेंस ने आफस्तीजिंडे इंटीबथलुम, लिथफार्मिन इंटीबथलुम और आबस्तीजिंडे इंटीबथलुम में इसे बांटा है। डेविस के अनुसार है वो स्थल खंड है, वो संरचना, प्रक्रिया और समय का प्रतिफल होता है। पेंस ने इसे उत्थान की दर और अपरदन दर की दर का प्रतिफल, उसका अनुपात का प्रतिफल बताया है, यानी उन दोनों से डिसाइड होता है। डेविस ने जो इस अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में जो संप्राय मैदान बचता है उसे पेनी प्लेन कहा है, जबकि पेंस ने इसे इंड्रम्प कहा है। डेविस ने अवशिष्ट पहाड़ी जो बस्ती है उसे मोनोडनास कहा है और पेंस ने उसी अवशिष्ट पहाड़ी को इंसेलबर्ग कहा है। डेविस की जो भाषा है वो सरल थी, सहज थी, जबकि पेंस की भाषा जर्मन होने के कारण आम जो पूरी पब्लिक है, पूरी विश्व को समझने में कठिनाई होती है। हमने जो डेविस और पेंस के मॉडल में पढ़ा वो एक आदर्श स्थिति थी कि कोई भी भौगोलिक चक्र या स्थल खंड है वो युवावस्था से प्रारंभ होकर जीर्णावस्था में बिना किसी रुकावट से समाप्त हो जाता है, परंतु ऐसा सामान्यतः देखा नहीं जाता, क्योंकि एक स्थल खंड को युवावस्था से लेकर जीर्णावस्था में जाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे अरावली है वो अभी तक अपनी वृद्धावस्था में आया है और युवावस्था में वो करोड़ों लाखों साल पहले था, तो अब वो अपनी जीर्णावस्था में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अनेक तरह की जो व्यवधान है उस पूरे चक्र में आते हैं, अपरदन चक्र में, और इस तरह एक पूर्ण विकसित स्थलाकृति में कई बार देखा जाता है कि वो वापस से युवावस्था में आ जाती है। जब वो वापस से युवावस्था में आ जाती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पुनर्यौवन। इस प्रक्रिया को पुनर्यौवन कहा जाता है कि कोई अपरदन चक्र जब पूर्ण युवावस्था से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था में गया और जीर्णावस्था में जाने से पहले वापस से युवावस्था में आ जाता है, तो इसे पुनर्यौवन कहा जाता है, यानी बीच में वापस से पूर्व की अवस्था में आ गया। इसे अपरदन चक्र का व्यवधान भी कहा जाता है। जब चक्रीय रूप से व्यवधान आते जाते हैं और एक अलग प्रकार से उस क्षेत्र में स्थलाकृतियां विकसित होती है तो उसे बहुचक्रीय स्थलाकृति कहा जाता है। पेंस की संकल्पना से संबंधित नहीं है। वास्तुजेन, पेडिप्लेन, पिडमोंट, हॉल्डेन हेज, तो पेडिप्लेन पेंस की संकल्पना से संबंधित नहीं है। प्राइमारंभ की अवधारणा पेंस ने दी है। कोई भी स्थलाकृति है वो उत्थान की प्रावस्था दर और निम्नीकरण की जो दर है उससे पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल होता है, यह कथन दिया था। तो पेंस ने यह कथन दी। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाने के लिए हमें टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।